स्टूडेंट्स, आज रियल एनालिसिस में हमने जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, आज हमने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं जिससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। वो टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में इस तरह के जो ये क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाने वो आए हुए हैं। सबसे पहला जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में डिटेल वगैरह बता देती हूँ, फिर हम उसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो सीक्वेंस होती है ना, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है ना, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, वो फिर यहाँ किसी भी सेट में जा रहा होता है, एक्स या आर में, लेकिन जो उसकी डोमेन होती है ना, वो क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने यानी उसके जो डोमेन, जो आपने सीक्वेंस के अंदर नंबर पुट करने होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर के ही पुट करने होते हैं और कोई पुट नहीं करने होते। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है कि जो सीक्वेंस होती है उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। फिर आ जाता है कि हम सीक्वेंस को किस तरह लिखते हैं। ठीक है, हम सीक्वेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, हम सीक्वेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इस तरह करके सीक्वेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है कि सीक्वेंस जो है वो किस कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बात बताई है ना कि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं सीक्वेंस को। अब क्योंकि जब हम सीक्वेंस के अंदर नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपको पता है कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये जो आंसर आते हैं ना, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, ये जो आंसर आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब आ जाती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है और सीक्वेंस कब डाइवर्ज करती है। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैं आपको बहुत कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, आपके पास ना ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंट इस तरह होती है कि ये आपके पास एक छोटा सा ना एरिया है। यहाँ तो मैं फिर भी बड़ा करके बना रही हूँ, वैसे ये बहुत आपने छोटा सा एरिया समझना है। अब इसमें ये है कि यहाँ आपके पास ना ये एल है, ये एल प्लस एप्सिलॉन है, ये एल माइनस एप्सिलॉन है। आपको पता है ना कि एप्सिलॉन का मतलब होता है बहुत छोटा, तो यहाँ मैंने एल से थोड़ा सा ही ऊपर लेना, इतना कि आपको ये नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया गया, अदरवाइज ये बहुत छोटा एरिया। ठीक है, अब यहाँ ये है कि आपके पास ना एक सीक्वेंस चलती आ रही है इस तरह करके, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई उसकी ना तरतीब नहीं है, सीक्वेंस ऐसे चलती आ रही है। अब अगर ऐसा कोई पॉइंट आए कि आपको ना एक ऐसा नेचुरल नंबर मिले n, ये एक आपको क्या मिल जाए? एक नेचुरल नंबर n मिल जाए, जिसके बाद ना आपको गारंटी हो जाए कि वो जो सीक्वेंस है ना, वो फिर ना इधर उधर नहीं जा रही है, नहीं बिखर नहीं रही है, वो सिर्फ एक रास्ते पे चली गई है, एक रास्ते पे चलती चलती, और आपको पता हो कि उसके बाद फिर उसने चलते चलते एल पे ही जाना है, तो फिर हम कहते हैं सीक्वेंस क्या कर गई है? एल पे कन्वर्ज कर गई। यानी एक अगर ना एक चीज एक सीधे रास्ते पे आ जाए ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो क्या कर गई है? कन्वर्ज कर गई है। अगर वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, यानी उसका कोई एक रास्ता नहीं है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या कर गई है? सीक्वेंस डाइवर्ज कर गई है। ये होता है कन्वर्जेंट और इसके लिए ना ये लाजमी आपको एक एन मिलता है कि इस एन के बाद, अब ये एन लेट्स सपोज 100 भी हो सकता है, कि हमें तो पता लगे कि 100 से पहले जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना, उनकी कोई तरतीब नहीं है, वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कभी किसी पॉइंट पे कभी, लेकिन 100 ऐसी टर्म आई है कि इस 100 के बाद से ना सीक्वेंस की जो हर टर्म है ना, वो एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि सीक्वेंस क्या कर गई? कन्वर्ज। तो आपको जरूरी ये है कि आपको ना एक एन जरूर मिलना चाहिए। अगर आपको एक एन नहीं मिल रहा, यानी एक नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, तो फिर आपने कहना है कि सीक्वेंस डाइवर्ज कर गया, क्योंकि अगर आपको एन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे आ ही नहीं रही है, वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, यानी किसी एक पॉइंट पे वो नहीं आ रही है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस क्या कर गई है? डाइवर्ज कर गई है। तो ये होता है आपके पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। थोड़ा सा पहले हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज, आपको बताया है कि जो डोमेन होती है सीक्वेंस की वो क्या होती है? रियल नेचुरल नंबर होती है। यानी हम डोमेन जो उसमें सीक्वेंस में पुट कर सकते हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, जब आपने सीक्वेंस के अंदर नंबर पुट करने हैं तो जो आंसर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेंज। ये भी आपको बताया। द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एन इज कॉल्ड। अब देखें ना, यहाँ उन्होंने जो सीक्वेंस दिया ना वो कहा है ए है फॉर ऑल एन। बेशक आप इसमें नेचर, आप हम इसमें तो नेचुरल नंबर पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो खाली ए है, ए की नंबर है।
आप इसमें बेशक नेचुरल नंबर पुट भी कर दे यहाँ, लेकिन इसमें तो ए ही रहना ना हमेशा, तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, सिर्फ ए ही बनेगी, जो मर्जी आप इसमें पुट कर लें हमेशा आंसर ए आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें आप कुछ भी पुट कर ले लेकिन आंसर तो हमेशा कांस्टेंट रहना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। नल सीक्वेंस जब वो जीरो आंसर दे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाती है, ये आंसर क्या आ जाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस, कि जब आप जो मर्जी पुट कर लें लेकिन आंसर वही है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी, अच्छा अब सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहते हैं, मैं बाउंडेड के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ऐसी सीक्वेंस जिस जो ऊपर की तरफ से भी बंद हो, नीचे की तरफ से भी बंद हो, यानी हमें उसकी ऊपर वाली लिमिट भी पता हो, नीचे वाली लिमिट भी पता हो, तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये सीक्वेंस जो है ना वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में ही है, इस रीजन के दरमियान में, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या हो गई है, ये बाउंडेड हो गई है। तो इसलिए जब आपने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में करना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं उसको, कि ये जो सीक्वेंस है वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर से, एम हो के हो, बस किसी नेचुरल नंबर से लेस और इक्वल होनी चाहिए। अच्छा कुछ लोग उसको इस तरह भी लिख देते हैं, क्योंकि इसका मकसद भी यही है कि जब मॉड खुलता है ना तो क्या होता है, प्लस माइनस एम, यानी ऊपर की तरफ से भी बंद है और नीचे की तरफ से भी बंद है, एक हमें माइनस एम मिल गया और एक हमें प्लस एम। या इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है कि ए एन ये लेस देन इक्वल माइनस एम और एम, कि ये जो सीक्वेंस है वो माइनस एम और एम के दरमियान में है। तो बस बाउंडेड सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको एक ऐसा लाजमी नेचुरल नंबर मिल जाए कि आपको पता हो कि सीक्वेंस जो है ना वो इसके दरमियान में रहनी है, तो फिर हम कहते हैं कि सीक्वेंस क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ फॉर एनी के ग्रेटर देन जीरो, कि एक सीक्वेंस जो है वो कब बाउंडेड होती है, कि जब आपको एक ऐसा के मिले, यानी कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिले, जीरो से बड़ा मतलब नेचुरल नंबर मिले, कि वो जो सीक्वेंस है ना, अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये आपने गलती से नहीं कर देना कि इस तरह है तो जी ये भी तो सही है। यहाँ देखिए मॉड नहीं लगा हुआ, मैंने मॉड लगाया, या तो मॉड के साथ हो फिर ठीक है, या इस तरह की फॉर्म में हो फिर ठीक है। अब यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ, उन्होंने तो सिर्फ कहा है कि बस एक आपको के मिला, यानी आपको सिर्फ ये पता है कि ये सीक्वेंस के से छोटी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नीचे मतलब कहाँ तक जाके रुकेगी। एक तरफ से नहीं, बाउंडेड का मतलब होता है कि दोनों तरफ से हमें पता हो कि ऊपर की तरफ से इसने कहाँ तक जाना है और नीचे की तरफ कहाँ से जाना है। अब ये तो हमें पता है कि इसने के से छोटा रहना है, लेकिन आपको यहाँ नीचे की तरफ से पता है कि ये इसने कहाँ तक नीचे जाके स्टॉप करना है, ये आपको नहीं पता। इसी तरह ए एन ग्रेटर देन के, अब इसमें भी आपको ये पता है कि ये के से बड़ी है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बड़ी है, कहाँ तक जाके रुक रही है, हमें कोई इसकी रेंज का नहीं पता। अब यहाँ देखें ये बाउंडेड है कि ए एन जो है ना वो माइनस के और के दरमियान में, यानी ए एन जो है वो माइनस के से बड़ी है और के से क्या है, छोटी है। तो ये हमें पता लग गया कि वो माइनस के और के दरमियान में है, तो ये वाला ऑप्शन सही है कि कोई सीक्वेंस कब बाउंडेड होती है, जब आपको उसकी रेंज का पता हो कि इसने यहाँ से शुरू होना है और यहाँ पे जाके क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। और ये दोनों तरीकों से आ सकता है, अगर इस तरह ऑप्शन में आ जाए तो भी सही है, या इस तरह ऑप्शन में आ जाए तो भी सही है। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज, अब सब सीक्वेंस क्या होती है पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपके पास ना एक सीक्वेंस है ना ए एन, अब अगर हम उस सब जो सीक्वेंस है उसके अंदर से जब कोई टर्म्स लेते हैं ना, स्पेसिफिक टर्म्स ले लें जिससे ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो सब सीक्वेंस है। जैसे अगर हम यहाँ ये देखें, मैंने ये सीक्वेंस ले लिया 1/n, ये एक सीक्वेंस मैंने लिया 1/n, और अगर ये इसको मैं लिखती हूँ नंबर की फॉर्म में, तो ये किस तरह बनेगी, नेचुरल नंबर पुट करना है ना, तो पहले 1 करेंगे, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सोन, ये मैंने ले लिया सीक्वेंस। अब अगर मैं सब सीक्वेंस लेना चाह रही हूँ ना, तो सब सीक्वेंस मैं इस तरह की ले लूंगी 1/2 की पावर n, ये मैंने इसी के अंदर से लिया, तो ये देखें पहले आ जाएगा 1, जब 1 पुट करूंगी तो आ जाएगा 1/2, फिर 1/4, फिर 1/6, फिर इस तरह ये अप टू सोन। तो ये मैंने अंदर से टर्म्स जो उठा ली है ना, 1/2, ये 1/4, इसी तरह 1/6 वाली, ये अब क्या कहलाएगी, ये सब सीक्वेंस कहलाएगी। यानी आपने सीक्वेंस के अंदर से ही जो टर्म्स उठानी होती है ना, लेकिन ऑर्डर का ख्याल रखना है। मैंने अब ऐसे नहीं किया, अगर 1/2 यहाँ पहले था तो मैंने यहाँ भी सब सीक्वेंस में भी 1/2 को पहले ही लिया 1/4 से, 1/4 देखे बाद में लिए, यानी आपने तरतीब को खराब करे बगैर सीक्वेंस की अगर टर्म्स को उठा लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स उठा लेते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, सब सीक्वेंस बन जाती है। तो अब देखें ना, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, यानी ये पूरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो क्या उसके अंदर की कुछ टर्म्स कन्वर्ज नहीं करेंगी। और ये भी आपने याद रखना, जब एक दफा सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है ना, तो फिर उस सीक्वेंस की हर टर्म उसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। ये नहीं होता, जो सीक्वेंस होती है ना उसकी लिमिट यूनिक होती है,
कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीक्वेंस कभी 1 पे जा रही है कभी 2 पे। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई है किसी पॉइंट पे तो उस सीक्वेंस की हर टर्म उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तभी आपको ये बताया है ना कि अगर तो आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिले तो फिर आपने कहना है कि इस नेचुरल नंबर के बाद ये सीक्वेंस की जो हर टर्म है ना ये किसको कन्वर्ज करेगी, उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो अब यहाँ भी यही है कि अगर एक सीक्वेंस ही कन्वर्ज कर रही है तो क्या उसकी सब सीक्वेंस नहीं कन्वर्ज करेगी? वो भी ऑब्वियसली सी बात है करेगी, क्योंकि सब सीक्वेंस तो हमने सीक्वेंस के अंदर से ही लिया। जब बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है तो फिर छोटी वाली भी क्या करेगी, उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। तो एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, और इसी तरह हर जो सब सीक्वेंस होती है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और ये भी है कि हर सब सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस की वो बाउंडेड होती है। इसकी भी यही रीजन है कि अगर एक सीक्वेंस जो है, ये जो आपके पास सीक्वेंस है यही वाली, अब ये अगर बाउंडेड हो गई है तो इसी के अंदर से कुछ टर्म लिए हैं, यानी अगर बड़ी वाली बाउंडेड है तो छोटी वाली तो लाजमी सी बात है वो तो बाउंडेड होगी, क्योंकि बड़ी वाली जब बाउंडेड होगी है तो हमने उस बड़ी वाली सीक्वेंस के अंदर से ही कुछ टर्म्स उठाई हुई हैं, तो वो तो 100% क्या होंगी, बाउंडेड होंगी ही होंगी। तो यहाँ क्या होता है कि हर सब सीक्वेंस जो बाउंडेड सीक्वेंस की होती है वो खुद भी क्या हो जाती है, बाउंडेड हो जाती है। और इसकी एग्जाम्पल भी अगर आपने देखनी है तो यहाँ देखिए मैंने ये जो आपको बताई भी है, 1/2 1/3 ये तो हमने ले लिया। अब ये जो है ना ये बाउंडेड है। ये कैसे बाउंडेड है, हमें पता है कि ये स्टार्ट जो है ये 1 से हो रही है, और ये जब चलती चलती हम इसमें पॉइंट पुट करते रहेंगे, जब लास्ट पे इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी तक जाएंगे, अप्रोच करेंगे ना, तो 1/∞ ये 0 तक जाएगी। तो हमें पता है कि ये 0 से 1 के दरमियान में, इससे ऊपर ये सीक्वेंस नहीं जा सकती, तो ये बाउंडेड ही है ना। अब अगर इसी की हम ये सब सीक्वेंस ले लेते हैं 1/2n, तो 1/2n का मतलब है 1/2 1/4 1/6 अप टू सो ऑन। तो ये भी तो देखें, ये भी तो 0 को ही करेगी, क्योंकि जब लास्ट पे आप इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो 1/2 इंटू इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी से जब मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी ही होगा, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये भी पता लग गया कि ये भी 0 और किसके दरमियान में है, 1/2 के दरमियान में, यानी ये भी बाउंडेड ही है ना। आपको जब नीचे वाला पॉइंट भी पता है, ऊपर वाला पॉइंट भी पता है, तो उसको हम बाउंडेड कहते हैं। तो ये आपको पता है ये 0 और 1/2 के दरमियान में। तो देखें जब बड़ी यानी जो सीक्वेंस बाउंडेड होती है ना, तो उसकी सब सीक्वेंस भी फिर क्या होती है, बाउंडेड ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब देख लेते हैं अगला, द सीक्वेंस एन स्केयर इज। अब ये वाली जो सीक्वेंस है ये बताएं बाउंडेड है कि नहीं है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, ये क्या है, हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। ये आपके पास सीक्वेंस है ना, अगर हम इसमें पुट करते हैं नेचुरल नंबर, तो पहला जब करेंगे तो 1 का स्केयर 1, फिर 2 का स्केयर 2 तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 3 का स्केयर 3 जब हम लेंगे, सॉरी हाँ 2 का स्केयर लिया तो 4, और 3 का स्केयर लिया तो आपके पास क्या आ गया 9 अप टू सो ऑन। अब देखें ये ना किसी भी पॉइंट पे ऊपर जाके तो फिर चलती रहेगी। आप 4 का स्केयर लेंगे 16, फिर 5 का स्केयर, फिर 6 का स्केयर, फिर 7 का स्केयर, अप टू सो ऑन, ये तो इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, यानी ये ना कहीं भी जाके रुक नहीं रही है। लेकिन हमें नीचे से पता है कि नीचे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो अगर आप इसको कहना चाहें ना तो ऑप्शन में से हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन उन्होंने दिया है। देखें बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो है ना, पिछला आपको लेक्चर दिया हुआ है जिसमें सारा बताया हुआ है कि बाउंडेड अबव क्या होता है, बिलो क्या होता है। तो ये बाउंडेड बिलो तो है क्योंकि नीचे की तरफ से हमें इसकी बाउंड मिल गई है। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ से वो बाउंड हो। तो ये जो हमें 1 मिला है, 1 का मतलब है कि ये बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। तो अब दोनों ऑप्शन ही सही है कि बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव तो नहीं है ना, यानी ऊपर की तरफ से तो हमें कोई बाउंड नहीं मिल रही। तो फिर ये वाला ऑप्शन सही है कि ए भी है और बी भी है। तो ये ऑप्शन सही है। ये यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है कि 1 4 9 अप टू सोन आपको बता दिया करके। अब अगली हमारे पास सीक्वेंस है कि अगर इस तरह की सीक्वेंस हो -1 की पावर n डॉट n इज, ये भी अगर हम देखें यहाँ मैंने देखें एक्सप्लेन सारा किया हुआ, -1 की पावर n डॉट n में अगर हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं, जब पहला पुट करेंगे तो -1 आएगा, जब 2 पुट करेंगे तो +2, फिर जब 3 पुट करेंगे तो -3, यानी जब हम ना ऑड नंबर्स पुट करेंगे तो माइनस वाली आएंगी, इवन नंबर पुट करेंगे तो ये प्लस वाली टर्म्स आएंगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखें, -1 फिर बढ़ गया -3 फिर बढ़ गया -5, यानी ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, और ये हमें नहीं पता कि कहाँ तक बढ़ता जाएगा क्योंकि हमने इन्फिनिटी तक जाना है, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक ही जाते हैं ना। और सेम पॉजिटिव की तरफ से भी यही हो रहा है कि पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, अप टू सोन, यहाँ से भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ से भी कम नहीं हो रहा, यानी इस साइड से भी बढ़ता जा रहा है और इस साइड से भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ना ही ये बाउंडेड बिलो है, ना इसके नीचे की तरफ से हमें कोई बाउंड पता लग रही है। यहाँ से भी अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ ना ऊपर वाली हमें बाउंड पता लग रही है क्योंकि इसने ऊपर से भी प्लस इन्फिनिटी तक जाना है।
तो इसमें ऑप्शन है कि ना ही बाउंडेड बिलो है ना ही बाउंडेड अबव है, तो ये ऑप्शन है कि ए और बी दोनों है कि ना बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है। ये था 46। अब हम देख लेते हैं 47। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन तो कर दिया है, वो बाउंडेड वाले में ही करवा दिया था कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ना तो उस जिस पॉइंट को तो उसकी सब सीक्वेंस भी क्या करेगी, उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है एल को तो उसकी सब सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी, एल को ही कन्वर्ज करेगी। और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, कि जो लिमिट होती है ना हमेशा सीक्वेंस की वो क्या होती है, यूनिक होती है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं आती। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। अ सीक्वेंस एस एन इज कॉल्ड अ नल सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस कब नल होती है कि जब आप उस सीक्वेंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करें और अगर आंसर जीरो आ जाए ना, यानी अगर उसकी लिमिट लगा के उसका आंसर जीरो आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, नल सीक्वेंस। A sequence which is neither convergent nor divergent is called oscillating sequence. अगर कोई सीक्वेंस ना ही कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है तो फिर हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ऑसिलेट कहते हैं, कि वो कन्वर्जेंट और नॉन डाइवर्जेंट है तो वो दरमियानी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जैसे कि ये सीक्वेंस है -1 की पावर n। अब ये जो -1 की पावर n है ना, इसकी ये जो सीक्वेंस है ये देखें, जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1, जब हम 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1, जब 3 तो फिर -1, जब 4 पुट करेंगे तो +1, 5 तो माइनस, यानी जब हम ना इवन नंबर पुट करेंगे तो आंसर +1 आएगा, जब ऑड नंबर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, और इस तरह ये चलता रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो सीक्वेंस या तो -1 है या 1 है, या यानी ये ना इस पे इस तरह घूम रही है ये, कि यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो कभी -1 पे जा रही है, कभी +1, कभी -1, कभी +1, और ये देखें ये ऑसिलेट नहीं कर रही है। तो ऐसी सीक्वेंस के ना ही वो, अब इसको ना हम कन्वर्जेंट कह सकते। कन्वर्जेंट का तो मतलब है कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे जाए। क्या ये किसी एक पॉइंट पे जा रही है, ये हमेशा या तो कभी -1 पे या 1 पे या -1 पे या 1, यानी हमें कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसपे हम कहें कि ये सिर्फ इसी पॉइंट पे जा रही है। ये कभी भी नहीं किसी एक पॉइंट पे जाएगी, ये चलती रहेगी -1 1 -1 1। तो इसलिए ना ही ये कन्वर्जेंट है और ना ही ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब होता है इन्फिनिटी तक जाए। अब लेकिन ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रही है, ये आंसर या -1 दे रही है या +1 दे रही है, तो ना ये डाइवर्जेंट है ना ही ये कन्वर्जेंट है। तो फिर ये क्या होगी, ऑसिलेट कर रही है कि दो नंबर के दरमियान ही सिर्फ फिरी जा रही है। डाइवर्जेंट का मतलब है कि आंसर इन्फिनिटी या कोई इस तरह का नंबर आया अनडिफाइंड, तो फिर हम कहते हैं कि वो डाइवर्जेंट है। तो ये ऑप्शन था 50 का कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। इफ एस एन 51 है, इफ एस एन डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी एंड टी एन इज बाउंडेड, देन ये एक वैसे रिजल्ट है कि अगर एस एन डाइवर्ज करता है इंफिनिटी को और टी एन बाउंडेड है, देन एस एन प्लस टी एन, तो फिर वो क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा इंफिनिटी को। इसका ये है ना, क्योंकि एस एन जब डाइवर्ज कर गया तो वो अगर इन्फिनिटी को करे तो इन्फिनिटी में आप फिर किसी भी नंबर को बेशक ऐड भी कर लेना तो वो उसको भी क्या कर देता है, इन्फिनिटी तक ही ले जाएगा। तो बेशक ये बाउंडेड है या नहीं है, लेकिन अगर एस एन डाइवर्जेंस है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फिर टी एन उसके साथ प्लस होके फिर भी वो किस पे जाएगा, इन्फिनिटी ही पे जाएगा। नेक्स्ट है 52। इफ टी एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी एंड एस एन ग्रेटर देन टी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन एस एन। अगर टी एन डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को और एस एन उस टी एन से बड़ा है, तो फिर एस एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। वो भी ऑब्वियसली सी बात है यहाँ, क्योंकि देखिए ना, अगर टी एन डाइवर्ज कर गया, ये टी एन था ना, ये डाइवर्ज कर गया इन्फिनिटी पे, अब एस एन जो है वो उससे बड़ा है, यानी अगर छोटी वाली ही पहले ही रास्ते से मतलब हट गई है, यानी उसको कोई नहीं, वो इन्फिनिटी तक चली गई है, तो जो उससे बड़ी है यानी जो उससे अगली टर्म है वो तो फिर लाजमी सी बात है, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये फॉर एग्जाम्पल ना n 100 है, हम इस 100 को कह रहे हैं कि ये टी एन है। अब हम कहते हैं कि ये टी एन जो है ना यही इन्फिनिटी पे चली गई है, तो अगर 101 टर्म लेंगे तो क्या वो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी, वो तो अगली टर्म है, वो तो लाजमी सी बात है, वो तो इन्फिनिटी, यानी अगर छोटी टर्म ही इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही है तो जो उससे अगली टर्म होगी वो तो 100% किस पे जाएगी, इन्फिनिटी तक ही अप्रोच करेगी। तो इसलिए कि अगर टी एन डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को, तो अगर एस एन उससे बड़ा है तो वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी को। ये था हमारे पास 52। अब है 53। इफ लिमिट एस एन इज इक्वल टू 0 एंड द सीक्वेंस टी एन इज बाउंडेड, देन अगर एस एन की लिमिट 0 है और टी एन बाउंडेड है, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि वो 0 है तो अगर इस पे लिमिट अलग अलग करेंगे तो ये 0 है, जब एक ही 0 आ गई तो अगले की जो भी हो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब ये ना दो रिजल्ट हैं, ये कौशी के रिजल्ट थे, कौशी ने रिजल्ट दिए थे
कि अगर आपके पास Sn एक सीक्वेंस है, उसकी लिमिट L है ना, तो उसका अरिथमेटिक मीन पे भी लिमिट लगाएं तो भी वो L आएगी, और उसके ज्योमेट्रिक मीन पे लिमिट लगाएं तो भी वो L आएगी। ये ना कौशी ने दोनों दिए थे, ये बुक में भी अवेलेबल है, और ये एज इट इज ही है, स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपको वैसे बता दिए कि ये कौशी ने कहा था कि अगर एक सीक्वेंस जो है ना उसकी लिमिट L है ना, तो उसी सीक्वेंस की जो अरिथमेटिक मीन है उस पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो भी वो L पे कन्वर्ज करेगी, और इसी तरह उसी सीक्वेंस की जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो भी अगर उस पर भी लिमिट अप्लाई करें तो भी वो किस पे कन्वर्ज करेगा, L पे ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ ये दोनों लिखे हुए हैं, ये आप इसको रीड कर लें। अब आ जाता है आपके पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। ऐसी सीक्वेंस जो कि या तो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, या डिक्रीज हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोन सीक्वेंस के या तो सीक्वेंस आपकी इंक्रीज ही हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो मोनोटोन सीक्वेंस कहलाती है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट एक बात है जो काफी क्वेश्चन में काफी दफा एमसीक्यूज वगैरह में भी आया होता है कि जो मोनोटोन सीक्वेंस है ना, अब उसका हमें तो नहीं पता कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्ज करे। लेकिन एक मोनोटोन सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करती है, वो कौन सी है? वो ऐसी मोनोटोन सीक्वेंस है जो ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से बंद हो, ये ऐसे ऐसे। इसने हमेशा क्या करना है, कन्वर्ज करना ही करना है। वो इस वजह से कन्वर्ज करना है क्योंकि अगर हमने इसको बाउंड कर दिया ना, तो बाउंड का मतलब है कि इसको कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना मिलेगा, क्योंकि बाउंडेड का मतलब है कि ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी एक नेचुरल नंबर मिले। और अगर ये मोनोटोन है तो इसने इंक्रीज होते 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 होते, क्योंकि मोनोटोन का मतलब है कि इसने इंक्रीज होते रहना होता है, या डिक्रीज होते रहना होता है, या इंक्रीज। अब जब ये इंक्रीज होती होती रहेगी और ऊपर से अगर ये बाउंड है, तो लाजमी सी बात है ये किस पे जाके रुक जाएगी, एम पे जाके रुक के सीधा चलना शुरू हो जाएगी। और अगर वो सीधा चलना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है वो कन्वर्ज कर गई। हाँ, अगर तो वो बाउंडेड नहीं है ना, तो फिर हमें नहीं पता कि फिर वो इंक्रीज हो के कहाँ जाएगी, फिर हमें नहीं पता, हो सकता है कि वो इन्फिनिटी तक चली जाए। लेकिन अगर तो एक सीक्वेंस आपने कह दी है कि वो बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, तो फिर वो 100% कन्वर्ज करेगी, क्योंकि फिर आपने अगर उस पर बाउंड लगा दिया ना, तो वो इंक्रीज होते होते भी किसी एक रियल नंबर पे जाएगी, और इसी तरह डिक्रीज होके भी किसी एक रियल नंबर पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि वो बाउंड है, उससे बाहर तो वो जा नहीं सकती है। तो उस रियल नंबर पे चलेगी, और अगर हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मोनोटोन सीक्वेंस जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन एक मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस के वो बाउंड है और मोनोटोन है, तो वो फिर क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो यहाँ है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ यही उन्होंने एमसीक्यू में बताया हुआ है कि अगर और इंक्रीजिंग भी हो या डिक्रीजिंग, दोनों केस में, क्योंकि अगर इंक्रीज कर रही है और वो बाउंड है, तो ऊपर की तरफ से वो एम पे एक नेचुरल नंबर पे कन्वर्ज कर जाएगी, और अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो नीचे की तरफ से जाएगी, तो नीचे की तरफ से भी, क्योंकि बाउंडेड का मतलब है ऊपर नीचे दोनों से बंद है, तो यहाँ भी आपको एक क्या मिल जाएगा, नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए एक बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव। अब यहाँ देखें, अगर एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग, अब और वो बाउंडेड अबव नहीं है, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर वो बाउंड नहीं है, तो फिर वो इंक्रीज हो के वो कहाँ तक चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी, और वो फिर क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो फिर अगर कोई वो बाउंड नहीं है, तो वो इंक्रीज होती होती किस पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। और इसी तरह एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि बाउंडेड बिलो नहीं है, अगर वो नीचे की तरफ से उसकी कोई बाउंड नहीं है, तो वो नीचे की तरफ से चलती 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 अप टू सोन किधर चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे जाके क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। और ये एमसीक्यूज है 59, ये पेपर में आया भी हुआ है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, उसकी कम से कम, यहाँ एटलीस्ट का जिक्र है, ठीक है, कि यूनिक नहीं है, एटलीस्ट यानी कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये, और ये भी ना आपको दिया था, ये बोल्जेनो ने ये दिया था, जो बोल्जेनो वेस्टरेस थ्योरम था ना, उसकी ये एप्लीकेशन टाइम, मतलब उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना,
उसकी एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना कि बाउंडेड सीक्वेंस की, क्योंकि अब यहाँ भी अगर आप देखें ना, ये जो आपको बाउंडेड सीक्वेंस बताई है, ये -1 पे जा रहा है और 1 पे जा रहा है, यानी आपको ये पॉइंट का तो पता लग गया ना कि या तो इसका आंसर -1 है या 1 है। तो देखें, एक 2 है इसके लिमिट पॉइंट। तो इस तरह अगर हम इसके मतलब अलग अलग निकालते हैं ना ये दो सीक्वेंसेस के, तो या तो -1 पे जा रही है या क्या जा रही है, इसकी जो आंसर है वो -1 और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसके दो एक किस्म के लिमिट पॉइंट बन गए। तो एटलीस्ट जो बाउंडेड सीक्वेंस है ना, उसका एक तो लाजमी होता है, और एक से ज्यादा जितने भी हो जाए उसका कोई मसला नहीं होता। तो इसमें हर बाउंडेड सीक्वेंस के एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होता है। ये रहा 59 एमसीक्यूज। अब है 60, ये आपके पास कौशी है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, जितना अभी किया इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर इसमें किसी को कोई मसला हो तो वो मेरे से पूछ ले। अगले लेक्चर में हम ना इसका जो एक और टॉपिक है कौशी सीक्वेंस, वो इसका लास्ट टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे तो हमारा सीक्वेंस का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।